बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट टीवी के तवस्सुस से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। जी तो इसने कहा कि ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जी नजीबुल्लाह ने भी मुझे सुनाई, लेकिन मैंने उसे उससे ज्यादा सुनाई क्योंकि मुझे ज्यादा पता था इस स्टोरी का। ये राय साहब, आप जरा बताइए, जरा इसको, इस वाक़े को तफसील से बताइए, क्योंकि इस वाक़े के बाद ही फिर वो अपने अंजाम को पहुंचा। जी हाँ। तो इसने ये किया कि उस लड़के को जो इलाका गैर का था, पठान, जी हम्म, उसको दिया इसने असला। टीपू ने और मुर्तजा दोनों ने मिलकर दिया कि तुम असला ले जाओ, पाकिस्तान पहुंचाओ। वो जमरोद में पकड़ा गया, उसी पकड़े जाने के बाद ही वो कैद हुआ और उसी कैद से रिहाई हुई जहाज के अगवा में। अगवा में, जी जी बिल्कुल अब बिल्कुल। वो आ गया काबुल रिहा होके। इसने ये किया कि मुर्तजा को कहा कि जियाउल हक क्रिकेट की मैच देखने के लिए जा रहा था इंडिया में। जी अगर आपको याद कर सकें, रिकलेक्ट जी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। दो दो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई थी ज़ियाउल हक साहब पर, दो। या फिर जी पे इसने मुर्तजा ने ड्यूटी लगाई शनवारी की। शनवारी नाम था लड़के का, परवेज कबायली शनवारी। से, जी परवेज शनवारी। जी तो मुर्तजा ने ड्यूटी उसकी लगाई कि तुम असला लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, मैं आगे बंदोबस्त कर लूं। वो गरीब का बच्चा एक दफा तो असला उठा के गया, जमरोद में पकड़ा गया। वहां पकड़ा गया। अब जी दोबारा उसको फिर मुर्तजा ने, यानी जैसे इंडिया। कसाई होते हैं, हम्म। कसाईयों वाला एक काम किया कि उसको दोबारा इंडिया भेजा है। और किसको मारने के लिए? जियाउल हक को मारने जियाउल के हक को मारने के लिए, अंदाजा कीजिए। लिए। और अगर जियाउल हक को वो मार देता वहां, तो इंडिया और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संगीन, बहुत संगीन, बहुत ये संगीन। तो मुर्तजा सोच नहीं सकता था कि मैं क्या हमाकत करने लगा हूं। जब इसको भेज दिया उन्होंने असला, मैं उस वक्त जेल से बाहर था। अच्छा वो सीधा मेरे पास आ गया। उसने कहा मुझे तो हुक्म मिला है ऊपर से, यानी मुर्तजा से, रजा से। तो मुझे असला ले जाना इंडिया कहते हैं कि लेके जाओ। मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम खुद जवान हो, तुमने तकलीफ देखी है, तुमने हालात को समझा है, तुमको क्या करना चाहिए? तुम सोच के तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं क्या करूं? मेरा तो तुम्हें पता है कि मेरे मुर्तजा भुट्टो से तो बनती नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कैद करवाया और मुझे फांसी की सजा दी, मरवाने की कबर कोशिश। दी। तो तुम खुद सोचो। उसने कहा कि मैं सोचूं क्या? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया में पकड़ा गया तो मुझे कोई छुड़वा नहीं सकेगा। मुर्तजा के कहने पे किधर छोड़ते हैं मुझे वो? अगर जी मैं मार दूं वहां जियाउल हक को, तो जियाउल हक को तो मारना था टीपू ने। टीपू को असला चाहिए था। हम्म। इसने, लड़के ने ये किया कि असला ले जाने से इनकार हो गया। मुर्तजा को बताया टीपू ने कि वो तो असला लेके अभी तक नहीं आया, आप पता करें कि उसको क्या इशू है। मुर्तजा ने फोन किया तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता, मुझे आप माफ करेंगे, क्योंकि मैं पहले एक दफा सजा काट चुका हूं।
जी। और ये बड़ा मुश्किल मिशन है जिस पे आप मुझे भेज रहे हैं। अब मसला यहाँ बन गया कि टीपू साहब इंडिया से चले और काबुल पहुंच गए, वापस आ गए। वापस आ गए। मुर्तजा तो वहां था नहीं, उसका जो दिया हुआ था रेस्ट हाउस उसे वो खाली था, क्योंकि मुर्तजा छोड़ के चला गया हुआ था इंडिया, और इंडिया से फिर दमिश्क, दमिश्क से फिर लीबिया में, लीबिया से फ्रांस में। शाहनवाज फ्रांस में मरा था। हाँ, शाहनवाज जी। जी हाँ। तो इसने कहा कि उसको, शनवारी को मुर्तजा ने कहा कि तुम क्यों नहीं आते हो, तुम्हें क्या डर है, मैं नाराज हो यहाँ गए बैठी दोनों, हूँ। दोनों नाराज हो गए उससे, शनवारी से। नाराज हो गए दोनों। टीपू ने ये किया कि देखा कि मुर्तजा भी इससे नाराज हो गया है, तो वो तो खुद नाराज था ही। हम्म। उसने रात को इसको गाड़ी में बिठाया, शनवारी को, और गाड़ी को शहर से बाहर ले गया और वहां पिस्तौल की गोली से उसको शूट कर दिया। उसको शूट करती, जी हाँ, जी। और ये शनवारी का कत्ल भी इसने किया, टीपू ने। यानी तंजीम को जो खराब किया, मुर्तजा की कमजोरी और और टीपू की जो दहशतगर्दी। बदबुदगी थी, जी। जो सोचता था कि मैं इनकलाबी हूँ, वो कहता था मैं जहाज के अगवा करने वालों की तंजीम बनाऊंगा, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी होऊंगा। अच्छा। ये इस तरह के उसके ख्यालात थे। हम्म। जुनूनी, शेरबाजी जुनून, भी मारा फनेटिक, गया। जुनूनी था जी। अब जनाब उसको शनवारी के मारने पे नजीबुल्लाह ने फिर भी पकड़ा नहीं। उसे अच्छा। कहा कि उसे कहा कि तुम्हें मैं भेजता हूँ, इंडिया चले जाओ, तुम्हारी बहन भी है वहाँ, हम्म। तुम्हारा फैमिली है, क्योंकि वो जानता था, उससे बात की भी थी इन्होंने पहले। हम्म। हम्म। तो उसने कहा कि मुझे इंडिया न भेजे, मैं काबुल में ही रहूंगा। काबुल में जो उसे अयाशी मिलती थी, गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, नौकर मिले हुए हैं, और जनाब वो एक अपने आप को वीआईपी समझता था कि मैंने त्यारा अगवा किया और बंदे छुड़वाए। तो अब नजीबुल्लाह ने अपनी जो इंटेलिजेंस थी उसकी ड्यूटी लगाई कि इसको ले जाओ और इसको जहाज पे बिठा दो, इंडिया के इंडिया जहाज भेज पे। दो, हाँ, वो भी जान छुड़ाना चाहता। जान छुड़ाना चाहता था। इसको जब ले गए वहां, तो इसने लाइन में तो लगना नहीं था, क्योंकि साथ इसके इंटेलिजेंस थी, वो उन्होंने बात करनी थी और इसको मिल जाना था, टिकट के पे जी। ठप्पा लग बोर्डिंग जाना पास, था। बोर्डिंग पास। इसने ये किया कि छलांग मार के डेस्क पर चढ़ गया, जो जिस पे वो टाइप करते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे, जी हाँ। काउंटर पे, सारी डेस्क काउंटर पे चढ़ गया और खड़े होके तकरीर की कि यूनाइटेड नेशन का कानून है कि कोई ऐसा आदमी जो त्यारा अगवा करे, उसको कोई त्यारे वाला अपने त्यारे में नहीं बिठा सकता। अच्छा। तो इंडियन थे वहां बैठे हुए, उसने इंडियन को कहा कि मैंने त्यारा अगवा किया था, मुझे हम्म। आप बिठा रहे हैं आपके त्यारे में। हम्म। फसाद हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी, इस आदमी को तो हम कभी भी नहीं ले जा सकते। जी। वापस जी। आया नजीबुल्लाह इसको, तब उसने इसको जेल में भेजा, जी। सही जेल में। इसने फिर दाढ़ी रखी और तस्बीह पकड़ी और अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब अल्लाहू क्या मदद करे, क्योंकि इसने अपनी मदद आप नहीं की।
तो आखिर उन्होंने इसको शूट कर दिया और मारा गया। शूट किया ये या जो फांसी दी या शूट किया? शूट नहीं नहीं किया। जो फांसी नहीं देते थे, शूट करते अच्छा, थे। वो शूट करते। काबुल में शूट था, फांसी नहीं थी। यानी अल्लाह की तरफ रवाना कर दिया उससे, अल्लाह करता रवाना था, कर दिया, उन्होंने रवाना कर दिया। रवाना कर दिया। ये किस्सा था इसका जो आपने नहीं सुना होगा कहीं, हाँ जी, और नहीं नहीं बिल्कुल। बस ये पता था, मेरे ज़हन में ये था कि परवेश शनवारी को इसने जाते ही जाके तो ये वो बड़ा आदमी बन गया, तो आपसे इख्तलाफ हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो कहानी है जो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने पाकिस्तान में आके बताई थी। आपको पता है कि फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो जी वो भी बैरूत में थे फ़लस्तीनियों के साथ। इनका रिसाला था अल-फतह का, लोटस, उसके एडिटर थे। हाँ जी हाँ। जी हाँ। और जब वहाँ से ये बमबारी वगैरह हुई, ये सब भागे निकले, तो फैज़ अहमद फैज़ बज़रिया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आए थे। ठीक है जी? हम्म उन्होंने ये कहानी दी कि भाई इनका आपस में इख्तलाफ हुआ और परवेश शनवारी मारा गया। और आपके बारे में भी ये कहा, जब उन्होंने पूछा कि राजा अनवर, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ मैं उस वक्त ज़माने में जो पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि राजा अनवर भी, वो भी ख़त्म हो गए, वो भी मारे गए। और यही खबर थी जो मेरी मालूमात है बाद में, जो ये बेजी खबर ये बेजी की खबर चली वफात इस वजह, दिल्ली इस में भी, सदमे से हुई। अखबारों में भी चली ये खबर। जी जी, अखबारों में गई। आप देखें ना, इतना बड़ा आदमी कह रहा है फैज अहमद फैज, ये ये खबर उनके उनके मुंह से अखबारी नुमाइंदों ने सुनी, और जिसमें कहा कि भाई, हालांकि आप, मेरा ख्याल है उस वक्त जेल में डाल दिए गए थे मुर्तजा के कहने पे। मैं जब ये बंदे की खबर आई मैं जेल में था। आप जेल में थे, वो वही ना, इस खबर से कुछ कुछ, अब मुझे याद नहीं, कुछ दिनों बाद या कुछ बाद वो इंतकाल कर गई, और जाहिर है यही सदमा था। आपका इंतजार तो था उन्हें, तो जब ये खबर मिली तो ये ये फैज अहमद फैज साहब ने दी थी। हाँ तो अच्छा तो अच्छा, ये जो मैं थोड़ी सी अपनी जाती अब बात कर लूं कि मैंने भी आपको 16 साल ऐसे ही समझा, और जाहिर है जिक्र होता था मुख्तलिफ जगहों पे, तकरीबात में, ये वो सियासत पे बात होती थी, पाकिस्तान की तारीख पे, तो मैंने आपका जिक्र जो है ना, वो हम्म, अल्लाह अल्लाह के हवाले से किया था। हाँ जी। तो मुझे यह है कि मुझे तो मुझे आपका उस वक्त पता चला कि जब 16 साल के बाद मुझे एक टेलीफोन कॉल आई पाकिस्तान से, जफर साहब की, बड़े बड़े भाई साहब की। अच्छा। तो वो जो मुझसे बात कर रहे थे, तो बातें करते करते उन्होंने कहा कि यार अंजम, ये एक बंदा आपसे बात करना चाहता है। तो जब वो उन्होंने टेलीफोन मैंने कहा हाँ जी, बताया नहीं उन्होंने। तो कहने लगे कि भाई ये बात, जो ही आपने, मैं हक्का बक्का रह गया, आप यकीन कीजिए। हाँ यकीन कीजिए कि मैं यानी 16 साल एक बंदे के बारे में आदमी दिन रात ये सोचे कि वो इस दुनिया में नहीं है, और उसकी कहानियां बताता फिर लोगों को। तो 16 साल के बाद वो फोन पे उसको के, अस्सलाम वालेकुम अंजम, क्या हाल है, ये वो, मैं तो फौरन पहचान गया ना आपकी आवाज। तो ये आपको याद होगा ये। और फिर हमारी थोड़ी सी बातें हुई बड़ी अच्छी, और फौरन जो आपने मुझे वो कहा, आपको याद है क्या कहा? ओ यार हाँ अंजम, अब तुम आ जाओ पाकिस्तान, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो वो जो अब तुम कहते थे ना हम फिल्में बनाया करेंगे करेंगे, तो चले फिल्में बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। मैंने आगे से हंस के कहा, ओ राज साहब, अब फिल्म इंडस्ट्री तो बंद भी हो चुकी थी। मैंने कहा फिल्में खत्म हो गई, सिनेमा पाकिस्तान में, अब टीवी है, अब टीवी का जमाना है, टीवी की बात करें। तो हाँ फिर आप बच्चों के बारे में बताया, मैंने भी बताया अपने बच्चों के बारे में। तो उस तरह से अंजम आप मेरे लिए एक दूसरी दफा जिंदा हो गए सही बात है। हैं। तो और इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे उस शख्स का पता है जो दो जिंदगियां जीता है। ये सही बात कहते हैं आप। जी और बिल्कुल। अंजम ये ये यकीन नहीं करता था कि मैं जिंदा निकलूंगा।
हाँ हाँ, काबुल ये की जेल से, जी जी, फिर भी मुर्तजा के हाथ से जिंदा बच जाऊंगा। बच जाऊंगा, हाँ। वगरना देखे जैसे टीपू ले गया ना परवेश अनवारी को बिठा के बाहर, ये जी हाँ। ये 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 तरीका वारदात होता है पाकिस्तानी पुलिस का, या हो सकता है दुनिया की सब पुलिस का, कि वो जिस बंदे को हो जाए ना बस बस से छुटकारा हासिल करना है, उसको कहते हैं हाँ भाई तुम फ्री हो, हम तुम्हें ले जा रहे हैं और बाहर जाके छोड़ देंगे, और फिर बाहर जाके वो उसको बहरहाल तो तो ये तो ये आपके लिए दिलचस्पी का जी सेशन मेरे था। लिए जी मेरे मेरे लिए ये जो दिलचस्पी का दरवाजा है ना, ये मेरे लिए बंद था, यानी उस फोन कॉल के बाद से बंद था। मैं पूछना चाहता था, लेकिन बहरहाल आपने फिर मुझे ये भी मशवरा दिया, अंजुम तुम जर्मनी आ जाओ, छोड़ो सऊदी अरब, याद है ना आपको? हाँ हाँ मुझे तरीके भी बताए थे आपने, आने के तरीके। तो जिसको मैंने भी इनकार किया, और सबसे बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं मान जाता आपकी बात, क्योंकि मुझे मंजूर नहीं था। तो लेकिन यह है कि इसमें मेरी वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया, और जाहिर मैंने उससे मशवरा किया, तो वो कहने लगी खबरदार, बिल्कुल ऐसा हाँ। कुछ नहीं करना और जर्मनी नहीं जाना। ओहो, तो जी रशा, जी, ये भुट्टो साहब ने और जनरल जियाउल हक है। जी हाँ, और देखे ना, वक्त की बात है। वक्त वक्त की बात है। जी और इसमें वो कितना मुअद्दब होकर खड़े हैं जनरल जियाउल हक, बड़े मुअद्दब होके खड़े हैं। और भुट्टो साहब बड़े इजी होके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। मुझे याद है राज साहब कि जब भुट्टो साहब का तख्ता उलट गया, और मेरा ख्याल है 2 महीने तक मैं जियाउल हक साहब के बाकायदा उनके बयान आते थे, वो भुट्टो साहब को सर कह के ही उनका जिक्र करते रहे। अखबारी नुमाइंदे जब बातचीत करते थे कि, तो सब यही समझते थे कि ये 2 साल सिर्फ वो जो लियाकत बाग का भी कत्लेआम हुआ और मजीद कत्लेआम की तैयारियां थी, वो गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे लोगों की वजह से, उनके जलसे में मुझे याद है आपने सांप छोड़ा था, ये किसने छोड़ा था? किसी और ने छोड़ा होगा। किसी और ने छोड़ा था, मोची दरवाजे में जलसा। बड़े वाकयात हैं, किसके बहुत से वाकयात जहन में आते हैं। एनी हाउ, तो वो उस उससे उनका कहा था कि उससे बचने के लिए, कौम को कत्लो गारत से बचाने के लिए, मैंने भुट्टो साहब को थोड़ी देर के लिए जरा साइड पे किया है, और वो सर कह के उनको बुलाते रहे। तो हम सब लोग यही समझते रहे ये आर्जी इंतजाम है, और उसके बाद भुट्टो साहब को फिर ले आएंगे। लेकिन तकरीबन 2 महीने के बाद फिर जियाउल हक साहब, उनका जहन बदल गया, या जो कुछ भी हुआ, चले वो अलग कहानी है। तो उसके बाद ये ये भुट्टो साहब की तस्वीर बताइए आप। जी हाँ, भुट्टो साहब की तस्वीर है, ये खड़े हैं इस एक तरफ, कॉलर खुला हुआ है। मुर्तजा है। मुर्तजा है। हाँ, ये गिरफ्तारी से पहले की है, ये जब हो गया ना उनका काम, तो ये टूटे थे। गिरफ्तारी से पहले की है। जी हाँ। और ये जब उनकी वो अदालत का केस चल रहा था और पेशी हो रही थी, जी हाँ। जो उनके केस की तारीखें पड़ रही थी। इसमें जो पुलिस का आदमी खड़ा है, ये चौधरी जमान था, इंस्पेक्टर। अच्छा, इसकी ड्यूटी होती थी भुट्टो साहब को लाने की और ले जाने की। ले जाने की, ठीक। तो रैसा इससे पहले कि ये बात आप बताएं, मैं थोड़ा सा तस्करा करना चाहता हूँ कि मैं जी। आपसे, मैं रूठा हुआ तो था आपसे, आपको याद है ना, जी बिल्कुल याद है। कैंट की जो वो क्या थी, सुपर कैफी, जहाँ हम जी रोज हाँ। मिला करते थे, आइसक्रीम खाया करते थे, और जी हाँ। जिनके जो ऑनर थे, उनको हम छेड़ा भी करते थे। हम क्या, सारे सारे लोग ही उनको छेड़ते थे, सारे ही थे। जी छेड़ा करते थे उनको, और वो भी आगे से खूब फिर
वो जवाब देते थे। हाँ। जी हाँ। तो वहाँ मेरी और आपकी मुलाकात हुई, जिसमें जंग अखबार में खबर आ चुकी थी कि आपने अफसर वकार खास बराए तलबा और मजदूरों के, आपने भुट्टो साहब की ऑफर कबूल कर ली है। याद है आपको ये वाक़या? मुझे और याद है। मैंने, और चूंकि हम तो बड़ी वो बातें किया करते थे ना, मैंने बुरा मनाने की बात नहीं है, ऐसे होता है, ये वक्त के तकाजा होता है। आपका लीडर था मौलाना भाषानी, तो जाहिर है फिर मैंने आपसे ये कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये था कि भाई आप भुट्टो के साहब के साथ क्यों मिले, मौलाना हाँ। भाषानी को छोड़ के क्यों मिले। तो मुझे आपके जुमले याद हैं, वो दोहरा देता हूँ, आप कहेंगे तो एडिट कर दूंगा, कहेंगे कि नहीं रख नहीं लो तो रखूंगा। नहीं तो नहीं, आपने एडिट नहीं कहा कि करेंगे। यार मैं ज़ाहिर है मैं नाराज था कि भी आप अपने रास्ते से हट गए, और आपने ये ऑफर, मैं तो भुट्टो का मुखालिफ था ही ना, आपको पता, मैंने हाँ कभी भी भुट्टो की हिमायत नहीं की, कभी भी। मैंने हमेशा ये कहा कि नहीं, ये मामला ठीक नहीं। एनी हाउ, हम मिराज मोहम्मद खान के साथ बैठने वाले आदमी थे। तो हाँ। वो जनाब वो आप, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कहा, ओ यार अंजम, वो के करदा, कड़की दा जमाना सी, ना कोई नौकरी ना कोई कुछ ना कुछ, ते यार बड़ा अच्छा उसी हुण में उथे असी गरीबां ने कम करया कर सी मिल के। ये आपके जुमले मुझे, वो गरीबां ने कम करया कर सी। तो मैंने आपसे कहा, राजा मैंने आपसे कुछ कहा है, मैंने आपसे कुछ गिला किया है, लेकिन अंदर मैं फैसला कर चुका था कि ये मेरी और राजा साहब की आज दोस्ती की आखिरी मुलाकात है। हाँ। और वो वाकई आखिरी मुलाकात रही, वो वाकई आखिरी मुलाकात रही। फिर मैंने बहुत अरसे के बाद, वो जो जुमला था ना कि गरीबों के काम किया करेंगे, मैं मजबूर हो गया है गरीब का काम लेके आपके पास गया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। हाँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का मंजर मुझे अभी तक याद, एक बिल्कुल खामोश मंजर, हाँ, जिसमें शायद 4 या 5 बंदों के ऑफिस थे। वो हयात मोहम्मद टम्मन थे, वो जी। सियासी लोगों को काबू करने के लिए। वो एक जी सईद हाँ। अहमद थे, सईद अहमद थे, वो इधर उधर की फाइलें, इधर उधर के ब्यूरोक्रेसी को काबू करने के लिए। और एक था। उसमें आप थे, ये तलबा के लिए, मजदूरों के लिए, इनके लिए। एक वो शख्स जिसको मैंने नहीं, आप सबको तो मिला ना हयात मोहम्मद टम्मन से भी, लेकिन वो शख्स जो थे मसूद महमूद, ये है वो बंदा। इसलिए मैंने इस तस्वीर के डालने से पहले ये थोड़ी सी अपनी यादाश्त दोहराई कि मैं फिर आपके पास प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में गया था। वो हाँ। चवंडा के पास एक गांव है नंदीपुर, वहाँ के एक किसान का मामला लेके, जिसमें आपने मेरी पूरी मदद की। और उस बंदे को महकमा पंजाब, ये जो है ज़रात, उसने 8,000 का कर्जा दिया। उसको कर्जा चाहिए था उस वक्त, तो 8,000 हाँ। का कर्जा दिया। लेकिन जब हुकूमत ख़त्म हो गई, भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, आप लोग ख़त्म हो गए, तो आपको सुन के अफसोस होगा कि उस बदबख्त महकमा ज़रात पंजाब ने, क्योंकि उसके डायरेक्टर को आपने बुलाया था और उसकी वहाँ अच्छी खासी खिंचाई हुई थी, उसकी बेइज्जती हुई थी, उसने बदला हाँ। ये लिया कि उस गरीब किसान से 8,000 वापस लिए। जो वाह हमने वाह वाह। गरीबों की मदद, जो हमने गरीबों की देखो। मदद की थी ना, वो देखो। वापस देने पड़े उस किसान को, नंदीपुर के किसान को। देखो। एनी हाउ, ये देख लें। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो जुल्म इस्तबदाद है, ये जो लोगों की ख्वाहिशों का, लोगों के छोटी छोटी बातों का कत्ल हो रहा है, राजा साहब, ये खत्म नहीं हुआ। ये आज तक, अभी तक, आज के दिन, इस वक्त तक जारी है। बिल्कुल जारी है। जी बिल्कुल जारी है। ये जुल्म इस्तबदाद की दास्तान न जाने कब 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 खत्म हो गई। एनी हाउ, हाँ। तो ये मैंने, ये मसूद महमूद जो है, जो अप्रूवर बना, जो सुल्तानी गवाह बना, और इसकी गवाही पे वो फांसी भुट्टो हुई। साहब की फांसी का फैसला हो। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसने जो एफएसएफ बनी थी, खैर बनी इसीलिए थी कि भाई, जाहिर है, हर हर शख्स जब इक़्तिदार में आता है, चाहे कितना ही जमहूरियत पसंद हो, कितना ही स्कॉलर हो, कितना ही कुछ हो, वो ज़रूर फस्तायत की तरफ जाता है।
तो फेडरल बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्स बनी इसीलिए थी भुट्टो साहब के मुखालफिन को खत्म करने के लिए। लेकिन इस बंदे ने, ये बंदा जो है, ये इसने तो उसको सही सही गस्टापो की गस्टापो की शक्ल दी थी, गस्टापो की। हाँ, ये ईस्ट पाकिस्तान में एसएसपी था, जी हाँ, ये पुलिस पुलिस के का, भी, हाँ जी, ये बेसिकली पुलिस का आदमी था ये। जी पुलिस का आदमी था ना। जी। तो हफीज पीरजादा ने इसकी सिफारिश की। अच्छा। मुझे नहीं पता कि क्यों की, क्या राज था, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं था ना इसका। जी जी बिल्कुल। ये तो सिगार पीता था, भुट्टो साहब सिगार पीते हैं, ये भी सिगार पीता था। वाह। तो ये डार साहब, ये जो तबका है ब्यूरोक्रेसी का, इसका भी कोई माँ बाप नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। जब जरा हवा चली और ये इधर उधर हो गए, जिधर की हवा चली जी उधर को हो लिए। जी उधर हो गए। तो ये आपने तस्वीर दिखाई इस आदमी की, और कितनी जिंदगी जिया। कोई 5-7 साल ही मेरे ख्याल में जिंदा हाँ रहा। बिल्कुल, इसको बाद में अमेरिका भेज दिया गया था। वो जो हमारे पिंडी और जो थे ना, डीआईजी, डीआईजी थे, आई थे अब्बास, हाजी अब्बास, हम्म। उनको तो फांसी हो गई थी ना। हाँ, वो डिप्टी थे शायद, डिप्टी, हाँ डीआईजी थे, डिप्टी इंस्पेक्टर डीआईजी। जनरल थे। और वो उनको तो सही कुर्बानी का बकरा बनाया ना। तो ये अप्रूवर बन गया, सुल्तानी गवाह बन गया, और इसको फिर अमेरिका में भेज दिया। फिर वहां जाके ये मुर्दार हुआ, अमेरिका में हाँ, मुर्दार हुआ। जी। बिल्कुल। ये खैर वो जो है, जब भुट्टो साहब के, जब ज़िया-उल-हक साहब आ गए, तो ये जो पीपल्स पार्टी वाले लोग बताते हैं, आप तो खैर मुल्क से चले गए, कभी भी उन पे बर जुल्म हुआ और ये हुआ, ये उसकी एक तस्वीर है। ये देखिए, ये बुशरा एतजाज़ है मेरा ख्याल है। यानी आजकल के मंजर भी मुख्तलिफ नहीं है इनसे। ऐसे ही मंजर हाँ, आपने आजकल भी देखे होंगे, डॉक्टर बिल्कुल। राशिदा के साथ, सनम जावेद के साथ, खदीजा के साथ, तैयबा राजा के साथ, ऐसे मनाजिर आज हाँ, भी हैं। बिल्कुल है। लोग बदल गए हैं राज साहब, लेकिन वक्त, लोगों की तकदीर नहीं बदली, वक्त नहीं बदला। नहीं वक्त बदला। वही जारी और सारी है, जुल्म इस्तबदाद का दौर उसी तरह जारी और सारी है, न जाने कब खत्म होगा। ये जो फिर लोग हमारे प्रोफेशन होते थे, या उसके बाद लोगों के, ये ये उसकी है तस्वीरें। क्या खटा इन्होंने सब ने, जी जो हुकूमतें की और एक दूसरे के साथ ज्यादती की। जी क्या हालत हुई आखिर में भुट्टो साहब की, क्या हालत हुई इसके अप्रूवर की। क्या हुई। और तो और छोड़े राजा साहब, उधर जो वो मुजीब था, मुजीब की क्या हालत हुई। वजीर की क्या हालत हुई। जी बिल्कुल। बहरहाल बल्कि ये तीनों थे, इंदिरा गांधी भी थी, इंदिरा गांधी की क्या हालत हुई। उधर की क्या क्या हालत हुई। लेकिन लोग सबक नहीं लेते। लोग नहीं लेते। बिल्कुल, हम हैरान होते हैं कि ये सब लोग आम लोग नहीं होते, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर हम चीजों को देख के, हम छोटी हैसियत के लोग चीजों को देख के समझ के अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं, तो न जाने ये लोग क्यों आखिरी दम तक अपनी इसी चीज पे कायम रहते हैं। तारीख बड़ी पड़ी है, सब लोगों के, सब लोगों की जिंदगियों के अंजाम पे तारीख बड़ी पड़ी है। जी। ये ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था, ताकि आप इस पे भी कुछ तबसरा करें। ये बेगम भुट्टो नहीं है। जी जी बिल्कुल, जब हैंग हो गए, जब उनकी खबर मिली उनके हैंग होने की, ये देखिए, तो ये हम्म। उनकी तस्वीर है, ठीक है ना। हाँ, हाँ। और ये उनके
ये देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना अंजाम, हाँ। ये देखिए क्या शख्स था, क्या शख्सियत थी, क्या कुछ नहीं किया आलमी सतह पर। हम्म। एक दुनिया ने माना, एक दुनिया ने बात मानी, एक दुनिया ने मोहब्बत की, लेकिन ये उनका जनाजा है जो अंदर ही उन्होंने पढ़ा दिया था। ये भुट्टो साहब लेटे हुए हैं चरपाई पर। जी हाँ। जी हाँ। जनाजे में उनके गांव के कुछ 4 आदमी थे, ये कुछ 8-10 आदमी थे। जी बिल्कुल। बस एक है इबरत सरा जिंदगी भी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपकी इस इबरत के लफ्ज से एक बंदा याद आया है। याद जी। है जिसको हमने हमने वो अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए फोन किया था, वो सब्जी मंडी के कॉल सेंटर से, आगा शोरश कश्मीरी। आगा सूरज कश्मीरी जी, जी बिल्कुल। जी, उनको किया था कि भाई आप आए हमारे, जब हम हमने वो अपने कॉलेज का माहौल बदला था कि यहाँ बड़े बड़े लोग और अमेरिकन एम्बेसी के और ये और वो और ब्यूरोक्रेट्स, वो जो ख्वाजा मसूद साहब ने जो कल्चर बनाया हुआ था वहाँ, तो उसके खिलाफ, एलीट कल्चर जो उन्होंने बनाया हुआ था उसके खिलाफ, तो हमने सबसे पहले अपने वो जो चाचा लाभ। जी, उनको उनको चीफ गेस्ट बनाया था ऑल पाकिस्तान डिबेट का, याद है। जी हाँ। तो फिर दूसरा हमने फोन किया था इनको, आगा शोरफ साहब को, तो वो हमें समझाते रहे, ओ बच्चियों, वो मेरे पीछे थे हर वेले पुलिस रहती है, तो छोड़ दो ये बात, तुम ना करो। हमने कहा नहीं जी, आप हमें हमें कोई परवाह नहीं, हम ये सब काम कर चुके हैं, हमें कोई पुलिस से डर नहीं लगता, आपने आना है। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको शाम को जवाब दूंगा। ठीक है, उन्होंने देखा हम्म। ना बच्चे जोश में है, तो फिर शाम को उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता। फिर मैंने नसीम हिजाजी साहब को चीफ गेस्ट बनाया था। हम्म। नसीम हिजाजी साहब, जालिब को भी एक दफा बनाया था। जी किनको? अभी जालिब को। तो वो फंक्शन मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जालिब साहब को ही बनाया था, ये बहुत बड़ी बात। हमने उन चंद लोगों का जिक्र किया था जो बेचारे हैं, जो याद करते हैं। तो राय साहब, मैं चाहता हूँ कि उनका जिक्र करके हम इस अपनी वो नशिस्त को ख़त्म करते हैं, ताकि वो भी देखें तो उन्हें ये हो कि वो हमें याद है और आपको भी याद है। तो हाँ। आप ये देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं ना इस बंदे की, ये कुछ है जी। आपके जहन में? ये जो बंदा है, जी ये मेरे सामने आंखों के रिकॉर्डेड रहा है। द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। जी, ये लड़का है, ये झेलम का लड़का है, जुनेद, जुनेद। जुनेद अकरम। और ये वहाँ का मेरा ख्याल है जो भी था, इंचार्ज था, जनरल सेक्रेटरी था, ये पीएसएफ में, ये छोटी जमात, इंटर इंटर का लड़का था। रैश साहब, इससे पहले कि हम नाजीन से खुदा हाफिज कहें, उनसे इजाज़त लें, जी। हम जिक्र करते हैं कि जो बच्चे, जो लड़के जेलों में गए या मुल्क उनको छोड़ना पड़ा पुलिस की ज्यादतियों की वजह से, तो मेरा राब्ता हुआ ऐसे दो बंदों से। अब वो भी हमारे जैसे बूढ़े तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी उम्र के हो चुके हैं। तो उनमें से एक ये है, आपके जहन में है कोई तासुर? ये जेहलम के थे, जेहलम की पीएसएफ के थे, जुनेद अकरम। नाम बिल्कुल इनका मेरे जहन में घूम रहा है। जी, आपका लेकिन राब्ता रहा बहुत। लेकिन शक्ल जो है वो तो बदल जाती है ना इतने अरसे में। और राजा साहब, शक्लां ते साड़ियां भी हुण ओह नहीं रहियां, नहीं पछाणियां। वही वही गल है। कोई गल है, शक्लां ते सारी असां नहीं बिगड़ गई। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वक्त वक्त की बात है। अच्छा, ये मैं आपको दूसरे साहब दिखाता हूँ, ये खालिद हसन है, ये आजाद कश्मीर मीरपुर, ये मीरपुर की पीएसएफ के जवान है। वाह। ये भी बस भाग के बाहर और बाहर ही है आप। वाह।
बस देखो लोगों को क्या क्या मुसीबतें हाँ, उठानी पड़ी। इनको आप नहीं पहचानेंगे क्योंकि इनका कहना है कि मेरी राजा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, बस हम काम करते थे लेकिन उनसे कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हम्म, तो जुनेद तो आपसे मिलता रहा है ना, इसीलिए आपको इसका ये मिलता रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, एक छोटी सी बात हो, ये खत है, ये देखिए आपने जुनेद जुनेद को लिखा हुआ है खत। हम्म, पढ़े ना। आप आपकी राइटिंग है ना ये, वो मरियम नवाज का कैलिबरी फॉन्ट तो नहीं है? ये आप ही की राइटिंग है। अच्छा चलिए देखिए, बस ये भी आपका है, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ये भी आपको हौसला दे रहे हैं कि भी इलेक्शन में हिस्सा लें, डटे रहें, जीत हक की होगी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है महानामा तरंग की अशातिकार का एहतमाम किया है। जी क्या आपने निकाला था ऐसा कोई मैगजीन? ये मैगजीन निकाला था हमने, इसमें काम करता था एक ओन मोहम्मद रिजवी था, आपको पता है ओन मोहम्मद हाँ हाँ, उस स्पीकर था, वो भी दहशतगर्दी का निशाना बन गया था। निशाना बना। जी जी। उसका भाई था छोटा जो, अच्छा वो हमारे कॉलेज में था, तो उसे मैंने कहा कि तुम कोई, उसके जहन में रहता था कोई चीज निकाले अच्छा अच्छा अच्छा। तालीमी तौर पे जिसका कोई असर हो, लड़कों को राब्ते में रखें। तो मैंने उसे कहा कि क्या करना चाहिए। कहता है तरंग नाम का एक मैगजीन मैं खुद निकालता हूँ, लेकिन मुझसे तो इतनी पैसे नहीं है मेरे पास, और ना इतनी सपोर्ट है, ना लिखने वाला है कोई। तो इसको अगर आप ले लें इसमें पीएसएफ में, तो ये चल सकता है। अच्छा तो ये और रिसाला था। ये अच्छा बहुत चले, सारा था। इस रिसाले से याद आया कि मैंने भी एक निकाला था गार्डूनियन सप्लीमेंट, याद है आपको? जिसका एक ही जी, शुमारा हमने, और क्या क्या कहूँ लाजवाब, जिसमें आपका इंटरव्यू मैंने लिया था, इंटरव्यू उसमें क्या क्या जबरदस्त वो चीज थी। लेकिन फिर दूसरा शुमारा छपा हुआ, सैकड़ों कापियां हमने जाया कर दी, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं हम कोई खिलाफ कानून काम तो नहीं कर रहे, कि हम्म, गार्डोनियन तो हमारे कॉलेज का ऑफिशियल मैगजीन है, तो वो कहेंगे ये गार्डोनियन सप्लीमेंट कहाँ से आ गया। हम्म, याद है? बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। तो चलें, बस मेरा ख्याल है कि काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी याददाश्त भी हमने अपनी ताज़ा की। तो मेरा ख्याल है अब हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहें, उनका शुक्रिया अदा इजाजत। कर कि हस्ब मामूल उन्होंने हमारे साथ ये वक्त सर्फ किया, अपना कीमती वक्त सर्फ किया, और हमारी बातों को बर्दाश्त किया, हमारी यादाश्तों को बर्दाश्त किया, जो इतनी खुशगवार नहीं है, तल्ख है। लेकिन इंशाल्लाह अगर अगली नशिस्त का मौका मिला, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नसीब फरमाई, तो उसमें हम, मेरा ख्याल है, कुछ खुशगवार बातें करने की कोशिश करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो फिर अपने नारे के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी हाँ। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज।